नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कल के बहुत ही कमजोर सत्र के बाद बाजारों की आज नजर होगी कुछ बहुत ही अहम सपोर्ट बचाने को लेकर, क्योंकि एक एक करके काफी क्रूशियल सपोर्ट बाजार में टूटे हैं। 24,800 के बाद 700 भी टूटा, 600 500 के भी नीचे जाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है और कल का सत्र बहुत डैमेज वाला रहा है, क्योंकि 300 अंक निफ्टी टूटा है और 300 अंकों की गिरावट में निवेशकों के बाजार से साफ हो गए हैं 9 लाख करोड़ रुपए। नतीजे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एफआईज की बिकवाली लगातार चल रही है। चीन और हांगकांग की तरफ विदेशी निवेशकों का रुख ज्यादा दिख रहा है और कहीं ना कहीं जो फेस्टिव सीजन है बाजार के लिए वो भी उत्साह भरने का बाजार में कर नहीं रहा है। लेकिन क्या बाजार आज थमेंगे या फिर आज फिर से गिरावट बढ़ेगी? क्योंकि एफआईज निवेशों की जो बिकवाली है कैश मार्केट में वो थम नहीं रही है। कल भी बिकवाली का ही आंकड़ा है और अक्टूबर की बात करें तो अब तक करीब 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली हो चुकी है। हालांकि एक राहत की खबर जरूर आई है, वो ये कि आईएमएफ ने भारत का जो ग्रोथ अनुमान है वो इंटैक्ट रखा है। FY25 के लिए 7% पर, FY26 के लिए 6.5% पर। और अगर हम ग्लोबल ग्रोथ के आउटलुक की बात करें तो उसको आईएमएफ ने थोड़ा सा नीचे किया है। चीन को लेकर भी आईएमएफ का भरोसा नहीं है और चीन में जो सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है वो है प्रॉपर्टी मार्केट। उसको लेकर आईएमएफ ने चेतावनी दी है। देखना होगा क्या भारतीय बाजार सपोर्ट लेते हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी से कोई खास संकेत नहीं है। गिफ्ट निफ्टी सिर्फ आप देखिए 5 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक एक करके हम सारी रणनीति बनाएंगे आपको हम निफ्टी बैंक में क्या करना है, बाजार में आज की रणनीति क्या होनी चाहिए ये समझाएंगे। आपको ट्रेड के लिए शेयर बताएंगे, खबरों वाले शेयर होंगे, रिपोर्ट्स होंगी, कमोडिटी बाजार में कहां पर कमाई होगी, सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके सारी चीजें बताएंगे। लेकिन पहले ग्लोबल बाजारों का पूरा हाल आपके लिए हम सामने रख देते हैं। तो डाउ जोन्स में कल हमने देखा कि निचले स्तर से 200 अंक के सुधार आए हैं और सुधार के बाद बाजार सपाट बंद हुए हैं। नेस्डेक में करीब 0.25% के आसपास की मजबूती है। दरअसल ट्रेजरी यील्ड अमेरिका में बढ़ रही है और ट्रेजरी यील्ड यानी कि बॉन्ड यील्ड वो बढ़ने से बाजारों में ऊपरी स्तरों पर दबाव आ रहा है। 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो पहुंच गई है 4.2% के पार और ये 3 महीने की ऊंचाई पर है। उससे होता यह है कि अगर बॉन्ड में यील्ड ज्यादा है यानी कि अगर ब्याज ज्यादा मिल रहा हो, चूंकि एक सेफ एसेट है तो निवेशक वहां पर थोड़े से फंड्स मूव करते हैं और इक्विटी से आउटफ्लो देखने को मिलता है। ये रीजन होता है। नेस्डेक की बात करें, कल हमने करीब 0.25% के आसपास की मजबूती देखी है। कुछ अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जीई एरोस्पेस का शेयर करीब 9% टूटा है। वहीं अच्छे नतीजों से जनरल मोटर्स में 10% के आसपास का उछाल देखने को मिला है। बाजार की जो अगली जो नजर है, अब चूंकि पिछली पॉलिसी में यूएस फेड ने आधे % की कटौती की है, अगली जो पॉलिसी होगी देखना होगा कि उसमें यूएस फेड का स्टांस क्या होता है और दरों में कितनी कटौती होती है, 0.25% या फिर से आधा %। ये एक देखने वाली चीज निश्चित तौर पर होगी। और नवंबर में अमेरिकी बाजारों की नजर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों पर भी होगी और ये एक बड़े ट्रिगर का काम करेंगे निश्चित तौर पर, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया भर के बाजारों के लिए। अगर आप देखेंगे तो सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से नवंबर में 0.25% दरें घटने की जो उम्मीद है वो है 89.6% के आसपास। तो मान के चल रहे हैं कि एक और रेट कट आ रहा है, लेकिन क्वांटम जो होगा आधा नहीं होगा, 0.25% के आसपास की होगा। अगर हम यूरोप के बाजारों की बात करें तो कल की जो क्लोजिंग रही है मिक्स रही है। कैक यानी कि जो फ्रांस का बाजार है वहां पर हमने एक सपाट क्लोजिंग देखी है। डैक्स में और फुट्सी में 0.25% से भी कम की नरमी कल के सत्र में रही है। अगर हम सोने चांदी की बात करें तो कॉमेक्स पर जो चांदी का भाव है 12 साल की ऊंचाई पर है। चांदी $35 के पार है। घरेलू मार्केट में चांदी पहली बार 1 लाख रुपए के पार निकली है, 1 लाख रुपए प्रति किलो। वहीं सोने की बात करें, यह भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। कॉमेक्स पर जो भाव है $2760 के आसपास है और एमसीएक्स पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि सोने का जो भाव है रिकॉर्ड ऊंचाई छू रहा है। दरअसल सेंट्रल बैंकों के दरें घटाने से सोने में खरीदारी बढ़ी है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि एक सेफ हेवन जो बाइंग आती है वो आई है सोने में। कहीं ना कहीं जो ग्लोबल राजनीतिक जो तनाव है, मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है, उसके चलते भी सोने में हमने बाइंग देखी है। तो ग्लोबल बाजारों से बहुत कुछ ज्यादा रीड करने को नहीं है। अमेरिकी बाजारों में मतलब लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग आई है, ठीक है वो, लेकिन जो मुख्य जो कंसर्न है बाजार के लिए वो है फाइज की बिकवाली।
कल भी एफआईज की जो बिकवाली आई है कैश मार्केट में वो आई है 3,979 करोड़ रुपए की। और अगर इसको हम जोड़ दें, आज हो गया है 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर तक अक्टूबर में एक भी दिन ऐसा नहीं आया है जब एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में बाइंग का फिगर आया हो, थोड़ा भी नहीं। तो लगातार बिकवाली हो रही है, करीब 86,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हो चुकी है। हालांकि कल इंडेक्स ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो 12,761 करोड़ रुपए की बाइंग आई है। कुछ कुछ चीजें सुधरती हुई जरूर दिख रही हैं, क्योंकि लॉन्ग होल्डिंग कहा 81% पर थी, वो घटते घटते 30% के भी नीचे आती हुई दिख रही है निश्चित तौर पर। एक बार जरा समझ लेते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। निफ्टी बैंक का डेटा क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट्स क्या है। हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। कल का बहुत ही कह सकते हैं कि सेंटिमेंट कमजोर करने वाला, भरोसा डिगाने वाला सत्र रहा, लेकिन एफआईज की बिकवाली जारी है, नतीजों को लेकर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, स्थितियां नहीं बदल रही हैं। आप बताइए आंकड़ों में क्या कुछ बदला है और आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? शुक्रिया अभिषेक, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट के अंदर दो चीजें होती है। फर्स्ट, एक भाव तो टूटे, कल भावना टूटने का काम भी हुआ मार्केट के अंदर, यानी कि कॉन्फिडेंस भी ब्रेक हुआ है। जैसे मैंने कई बार बोला कि 50 से 60 पॉइंट भी मार्केट में इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार उसको रिपेयर करता है या बढ़ के भी बंद होता है तो आप ये नहीं देखेंगे हम टूटने से कहाँ टूट के आए हैं, आप ये देखेंगे गिरावट रुक गई है, बढ़त आ रही है। आपकी लैंग्वेज ही बदल जाएगी ऑल टुगेदर, और आपकी सोच मार्केट को लेकर बदल सकती है। ये मार्केट का सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता है, जिसको हम टिपिकली भावनाओं के तौर पर कैलकुलेशन करते हैं। अब आते हैं कि मार्केट के अंदर कल क्या हुआ। मार्केट के अंदर सीवियर डैमेज हुआ। डैमेज दो तरीके से हुआ। पहला, 24,800 को छोड़ने के बाद सीधा 24,500 भी आपने ब्रेक कर दिया, और न केवल ब्रेक किया बल्कि उसके नीचे क्लोज भी किया। तो मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि 24,800 वाले लोगों को भी अभी राहत हम नहीं देंगे। तो मैसेज ये बहुत लाउड एंड क्लियर था। दूसरा, ये जो बिल्डअप हो रहा था, यानी कि ये जो शॉर्टिंग हो रही थी, ये ठीक शॉर्टिंग ही हुई है इसके अंदर, यानी कि ओपन इंटरेस्ट और कम हो गया, यानी कि निफ्टी और लाइट हो गया पहले के मुकाबले। तो दो ही तरीके होते हैं ओपन इंटरेस्ट को कम करने के, या तो आप कॉल्स को यानी कि मंदी वालों को भगा दो, या तेजी वालों को भगा दो, या तो आप फिर मंदी वालों को भगाओ। मंदी वालों को भगाने का मतलब शॉर्ट कवरिंग होती है, जो है नहीं। तो तेजी वाले भाग रहे हैं क्योंकि ओपन इंटरेस्ट तो कम हो ही रहा है। तो तेजी वाले भागने का कॉन्फिडेंस कल 24,800 के ब्रेक होने के बाद हुआ है, और एक ही दिन में हो गया, और ऐसा कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ कि 300 पॉइंट हमको एक साथ ही खोने पड़ गए। तो मिला के कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर भी सेंटिमेंटली और भाव से दोनों से नुकसान काफी है। और उसके पीछे भी आप नंबर्स बता ही रहे थे कि एफआईज की होल्डिंग है वो भी लगातार कम हो रही है, और एफआईज का पार्टिसिपेशन भी कम है। देखिए, मार्केट को चारों तरफ से अच्छी खबरें चाहिए। अब मार्केट को खाली अर्निंग से काम नहीं चलेगा, ग्लोबल मार्केट से काम नहीं चलेगा, एफआई से काम नहीं चलेगा। अब उसको समग्रता में खबरें चाहिए, क्योंकि उसको डैमेज बहुत ज्यादा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। एक और सी बात, अक्टूबर सीरीज का हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फर्स्ट हाफ तो ठीक है नेगेटिव रहेगा, लेकिन सेकंड हाफ अक्टूबर सीरीज में थोड़ा पुल बैक का रह सकता है। वो पुल बैक फेलियर है। ये पुल बैक फेलियर होने की ही वजह से मार्केट के अंदर आप क्रूशियल लेवल्स को सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज ब्रेक होते हुए देख रहे हैं। ये फर्स्ट ऑफ द हाफ सीरीज में तो आपने ब्रेक नहीं किए थे, बट सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज ये ब्रेक हो रहे हैं, इसलिए चिंता की बात और बढ़ गई कि वो रोल ओवर कैसे करें। और एक बार आपको और पता है कि 20 तारीख से नए लॉट भी इम्प्लीकेबल हो जाएंगे। हालांकि उसके जो पॉइंट्स है वो कैलकुलेशन वो जनवरी में होंगे, लेकिन उसका नोटिफिकेशन 20 नवंबर से हमको मिल जाएगा। तो कुछ मार्केट के अंदर पॉलिसी फ्रेमवर्क से भी चेंज हो रहा है। दो चीजें मैं आपको बोल देता हूँ याद रखने की। पहला, जल्दबाजी ना कीजिएगा कि मार्केट देखिए बहुत टूट गया तो मैं कूद के आ जाऊं, ऐसा ना करना। और अगर करना भी है, ठान लिया आपने कि नहीं बहुत टूट गया मार्केट में को ट्रेड करना है, तो फिर बैंक निफ्टी के साथ सारे एक्सपेरिमेंट करना। आई रिपीट, कल बैंक निफ्टी ने उम्मीद से ज्यादा गिराया है अपने आप को, उम्मीद से ज्यादा। एक ही दिन के अंदर 51,500, 51,300 दोनों को ब्रेक करके उसके नीचे की क्लोजिंग दी है। 51,000, 50, 800 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक जानकारी मैं आपको और भी दे दूं, अभी कोई एवरेजेस नहीं बची है, सिर्फ 200 दिनों की एवरेज बची है निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे, जो कि इन्वेस्टर्स एवरेज होती है। अगर ये एवरेज भी टूट जाएगी तो आप टिपिकली पुल बैक में नहीं जाएंगे, तब आप मंदी में चले जाएंगे, तब आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी, आप मंदी हो जाएगा, मार्केट में मंदी आ जाएगी तब। तो इसे ध्यान रखिएगा, 200 दिनों की एवरेज दोनों की बची हुई है, और ये इन्वेस्टर्स एवरेज कहते हैं, और सारी एवरेजेस हम खो चुके हैं। 12 शेयर एफ&ओ बैंक के अंदर है। एंजाइटी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा है, जो बैंक निफ्टी के अंदर प्लस करने की रिकमेंडेशन दूंगा। या फिर छोटा मोटा ट्रेड लेना हो, जब भी लेना हो तो बैंक निफ्टी के साथ शुरू करना। उसकी वजह पीसीआर है, फुट कॉल रेशियो है, जो कि 0.59 पे है। बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड हो चुका है, बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड।
यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, बैंक निफ्टी में शॉर्ट करके जरा पैसा नहीं बनेगा, आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़ा देख के काम कीजिए, अपने हिसाब से मौका देख के मार्केट में आप ऑप्शंस बताते रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डिम्पी। तो निश्चित तौर पर भाव के साथ साथ भावनाओं का भी डैमेज हुआ है, लेकिन आपको ना बॉटम फिशिंग करने की बाजार में कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें बाजार में कॉन्फिडेंस भर सकती हैं वो जस की तस हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। फाइज की बिकवाली जस की तस चल रही है, नतीजों से खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है, त्योहारों सीजन का कोई सपोर्ट नहीं है, तो चीज़ें बदली कहाँ हैं। 24,300 पर जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 24,300 अगला जो सपोर्ट है, और अगर वो टूटता है तो फिर 24,000 टूटने का भी खतरा बाजार के लिए बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा एक और लेंस से बाजार को समझते हैं और आपके लिए कुछ ट्रेड के मौके भी बाजार में खोजते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान investforedu.com के आदित्य अग्रवाल। आदित्य, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, आज बाजार में आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या आपको कमजोरी थमती हुई दिख रही है, ये चीज बताइए, और ट्रेड कहां पर लेना है ये भी बता दीजिए साथ साथ। गुड मॉर्निंग अभिषेक, शो पे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। मार्केट में वीकनेस काफी है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम कल डे एंड की तरफ हमने क्लोज किया, डे लो की तरफ हमने एंड किया मार्केट्स को। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात कर ले तो निफ्टी में तो फ्रेश ब्रेकडाउन आ गया 24,500 के नीचे, जो कि इमीडिएट सपोर्ट था। यहाँ से मुझे लग रहा है वीकनेस इमीडिएट थमेगी नहीं अभिषेक, थोड़ा समय लगेगा मार्केट को कंसोलिडेट करके फिर एक बेस फॉर्म करके फिर ऊपर आने के लिए। तो अगर आप लॉन्ग ट्रेड देखने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत जल्दी है मार्केट में, थोड़ा वेट एंड वॉच करें मार्केट में। नीचे की तरफ 24,200 से लेके 24,300 के नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स है, वहां पे आके अगर मार्केट रुकता है, थमता है और एक छोटा कंसोलिडेशन होता है हमें, तो फिर एक लॉन्ग ट्रेड लेना बनता है वहां पे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शॉर्ट टर्म चार्ट्स अगर हम निकाल के देखेंगे इंट्राडे पे, तो वहां पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनना स्टार्ट हुआ है निफ्टी में अभिषेक। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बेस फॉर्म जरूर करेगा, लेकिन अभी भी जल्दी है, एक पुल बैक का वेट करे। हायर हाइज हायर लो जब इंट्राडे चार्ट बनने लगे तो लॉन्ग ले। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले सामने, तो वहां पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट आता हुआ दिख रहा है राइजिंग फ्लैग पैटर्न से। यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आता है जो कि 51,100 के नीचे फ्रेश ब्रेकडाउन आ जाएगा, तो मार्केट में फिर जो रीसेंट लो था बैंक निफ्टी का 50,500 शायद वो भी टेस्ट हो जाए। दोनों ही इंडाइसेस वीक लग रहे हैं। आज का ओपनिंग ट्रेड देखिए और देखिए कि मार्केट अगर ब्रेकडाउन फ्रेश देता है बैंक निफ्टी में तो फ्रेश शॉर्ट्स कर सकते हैं इनफैक्ट 51,100 के नीचे, और वहाँ पे 50,500 तक के लेवल्स आपको नीचे में देखने मिलेंगे। अब अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात कर ले तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट देना चाहूंगा। पीएफसी काफी वीक लग रहा है इस लेवल्स पे, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड बनता है। आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में हमको और लोअर लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 410 के टारगेट के लिए फ्रेश शॉर्टिंग करना है पीएफसी में। स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे 460 का लगाना है। और अगर एक लॉन्ग ट्रेड की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक अभिषेक काफी समय से एक अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है, उसमें गिरावट हमने पहले ही देख चुके हैं। तो एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद मुझे लग रहा है स्टॉक में एक बम्प अप आ सकता है यहाँ से। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 570 का लक्ष्य लगाए और नीचे 485 का स्टॉप लॉस। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक में आप नजर रखिएगा, बाई करनी है आपको, और 570 के टारगेट के लिए 485 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। पीएफसी के शेयर को शॉर्ट करना है आपको, तो एक लॉन्ग की एक शॉर्ट की रणनीति आपके लिए। लेकिन आज एनएमडीसी का शेयर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि लंप और फाइंस के दाम में 600 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी की है एनएमडीसी ने, तो हो सकता है कि थोड़े से राहत मिले। हालांकि हम देखने की लगातार एनएमडीसी के शेयर पर भी प्रेशर आ रहा है, 215 रुपए के आसपास का भाव है। लेकिन बाजार के लिए जो एक चिंता है, थोड़ा आंकड़ों से समझते हैं। कुछ आंकड़े हम लेकर आते हैं स्क्रीन पर कि अब तक ये जो निफ्टी के नतीजे आए हैं उनकी तस्वीर क्या है। उसमें आपको साफ तौर पर दिख जाएगा कि अनुमान से बेहतर नतीजे सिर्फ 4 हैं, अनुमान से कमजोर 6 हैं, अनुमान के मुताबिक 3 है और मिले जुले नतीजे 1 हैं। 15 नतीजे अब तक आ गए हैं और ये तस्वीर बन रही है, हम देख रहे हैं कि निफ्टी की। तो निश्चित तौर पर प्रेशर वहां से बिल्ड हो रहा है, विजिबल भी है ये। लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नतीजे आए हैं, जरा ये समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए कौन कौन से नतीजे आए और क्या कुछ सेंटिमेंट सुधर रहा है या फिर कमजोर नतीजों का सिलसिला जारी है?
जी बिल्कुल अभिषेक, कमज़ोर नतीजे और जो इनलाइन या मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है वो सबसे ज़्यादा देखने मिल रहे हैं और ये अक्रॉस द बोर्ड देखने मिल रहा है। आप लार्ज कैप ले लीजिए या मिड कैप स्मॉल कैप ले लीजिए, लेकिन कुछ चुनिंदा शेयर है जिसको हम एड्रेस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके बजाज फाइनेंस के दूसरी तिमाही के नतीजे, जो यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। और यहाँ पे जो है रूरल की B2C बिजनेस में इंप्रूवमेंट ज़रूर आई है। हालांकि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, निम्स जिसको कहते हैं, वो स्टेबलाइज हुई है, लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड्स वो पीक आउट हुआ है और ओवरऑल एसेट क्वालिटी में जो है थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखने मिली है। जोमेटो की बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एबिटा बीट रहा है लेकिन पैट जो है मिस की एस्टिमेट्स। यहाँ पे ऑफकोर्स टैक्स का भी एक कंपोनेंट है, बट ओवरऑल जो कहेंगे कि जोमेटो में जो है मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। हालांकि जो उनकी कह सकते हैं फूड डिलीवरी सर्विस है वहाँ पे डिसेंट नंबर्स आए हैं और क्विक सर्विस डिलीवरी है फूड कॉमर्स की, वहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने मिली है। इंडस टावर्स की लार्जली इनलाइन सेट ऑफ स्टेबल नंबर्स आए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इस क्वार्टर में जो है 1000 करोड़ से ऊपर का एक राइट बैक आया है। ये बेसिकली रिसीवेबल्स आया है वोडाफोन आइडिया का, तो हम लार्जली कह सकते हैं इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स, स्टडी सेट ऑफ नंबर्स इंडस टावर से आया है। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो कमज़ोर नतीजे आए हैं और इंटरेस्टिंगली जो रिटर्न ऑन एसेट्स का जो गाइडेंस कंपनी देती है उसको वो गिरा दिए हैं। अब वो रेट हो गया 1.8 to 2% का, पहले ये रेट 2.2 to 2.5% था, पहले तिमाही के कॉन कॉल में कंपनी ने कहा था। अदानी ग्रीन एनर्जी के नंबर्स जो हैं लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू में 38% का जंप आया है। चॉइस इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और ब्रोकिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। रेवेन्यू लगभग 23% सीक्वेंशियली बढ़ा है और एबिटा मार्जिन में भी एक्सपेंशन है और पैट में 44% का ग्रोथ देखने मिला है। ICICI प्रू लाइफ की जो है लार्जली स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। नेट प्रीमियम इनकम ले लीजिए या पैट ले लीजिए, यहाँ पे अच्छी जो है मूवमेंट देखने मिली है। कैनफिन होम्स की बात करें तो गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। पैट में 34% का जो है जंप आया और आपका जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आई है। कुछ मिड कैप IT कंपनीज़ है, यहाँ पे सरप्राइजिंगली अच्छे नंबर्स या स्टडी सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। आप जेंसा टेक ले लीजिए जहाँ पे जो रेवेन्यू लगभग 2% का सीक्वेंशियल ग्रोथ है, हालांकि एनालिस्ट एस्टिमेट से ज़्यादा है। परसिस्टेंट सिस्टम में भी अच्छी मूवमेंट आई है। और आखिर में कोफोर्ज के बारे में बात करूंगा, जहां पे जो हाल ही में सिग्निटी एक्विजिशन हुई थी उसके कारण इनके नंबर्स में अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी दबाव आई है, बट सारे 3 मिड कैप IT कंपनीज में जो है पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अर्निंग्स, इनका इम्पैक्ट क्या होगा, आगे हम इस पर चर्चा भी करेंगे और एक एक करके आपसे एक्सपर्ट्स से व्यू भी लेंगे। बजाज फाइनेंस इसके नंबर में मिले जुले हैं। ठीक है शरद, ये बताइए कि खबरें कौन सी आई हैं और कहां पर नजर रखनी चाहिए आज? बिल्कुल जोमेटो पे ही फोकस रहेगा। 8500 करोड़ का जो है QIP रेज किया गया है, अप्रूवल आ गई है बोर्ड की और कंपनी ने खुद भी कहा है कि वो अपने बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करना चाहती है। और इम्पॉर्टेंटली उन्होंने कहा है जो क्विक कॉमर्स की जो सेगमेंट है वो 4 से लेकर 5% तक का जो है एबिटा मार्जिन आगे दे सकता है। और जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस की बात करें तो 20% का ग्रोथ का ओवरऑल CAGR आ सकता है आने वाले सालों में। अब पावर ग्रिड की बात करेंगे जहां पे कंपनी सक्सेसफुल बिडर बना है 6 गीगावाट के प्रोजेक्ट को लेकर और ये राजस्थान में लोकेटेड है। पेटीएम के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे NPCI की अप्रूवल आ चुकी है जहाँ पे वो नए UPI यूज़र्स को ऑनबोर्ड कर सकता है, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है स्टॉक में देखने मिल सकता है। जो IDBI बैंक भी आज फोकस में रहेंगे। यहाँ पे जो सोर्सेज बता रहे टीना स्वदेश को कि गवर्नमेंट जो है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस की जो प्रोसेस है उसके साथ मूव अहेड कर रहा है। जो ड्यू डिलिजेंस होगी बिडर्स की वो नवंबर से शुरू होगी और इम्पोर्टेंटली जो फाइनेंशियल बिड्स है वो चौथे तिमाही वित्त साल 2025 में देखने मिलेगा। चॉइस इंटरनेशनल के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। उनकी आर्म चॉइस फिनसम ने जो है रिटेल लेंडिंग बिजनेस खरीद ली है, पैसा बड़ी फाइनेंस और श्योरफॉर फाइनेंशियल सर्विसेज के लेके, और यह इसके कारण जो AUM है वो लगभग 75% बढ़ जाएगा और 800 करोड़ के ऊपर हो जाएगा। हुंडई मोटर की बात करें तो एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। FTSE रसल के द्वारा न्यूज़ फ्लो आई है कि अब कंपनी एलिजिबल नहीं है फास्ट एंट्री FTSE ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स सीरीज़ में, क्योंकि उनकी जो लिस्टिंग हुई है वो मार्केट कैप के थ्रेशोल्ड को टच नहीं की है। तो ये FTSE रसल से आया है एंड ऑफ कोर्स थोड़ी सी इन्फ्लोज की एक्सपेक्टेशंस थी जब ये लिस्टिंग हुई थी हुंडई मोटर की। अदानी एंटरप्राइज का 29 अक्टूबर को इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है फंड रेस को लेके, तो इन स्टॉक्स को जो है आप ज़रूर अपने रडार में रखिएगा जहां पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये तमाम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर
जोमैटो, हालांकि फंड रेज को लेकर पहले ही जानकारी आ गई थी कि कंपनी फंड रेज करने पर विचार कर रही है। इस क्वांटम का भी अंदाजा था बाजार को 8,500 करोड़ रुपए का। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि पेटीएम का शेयर भी आज फोकस में निश्चित तौर पर रहेगा। ये दो शेयर खास तौर से रहेंगे। अच्छा, इन पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई होंगी, जरा ये भी समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं रिपोर्ट्स लेकर। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताइए रिपोर्ट्स कौन कौन से स्टॉक्स को लेकर हैं और किस तरह की हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो देखिए, दो स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है आज, एक जोमेटो और दूसरा बजाज फाइनेंस। इन दोनों पे रिपोर्ट्स लेके आया हूँ। सबसे पहले जोमेटो की बात करता हूँ तो नुवामा की रिपोर्ट है जहाँ पे इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है। 285 से बढ़ा के 325 का किया है। खरीदारी की सलाह है। इनका कहना है कि अक्रॉस बिजनेस अगर आप देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है और ब्लिंकिट डार्क स्टोर जो है वहाँ पे फास्टर एडिशन हो रहा है, जितना अनुमान लगाया था उससे ज़्यादा। हालांकि इनका कहना है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कॉस्ट के बढ़ने के चलते थोड़ा आगे धकेला जा सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी के जो एस्टिमेट्स है उसको। लेकिन ये राइट स्ट्रैटेजी है कंपनी की तरफ से, इसके लिए इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है। लेकिन मैक्वेरी को जोमेटो बिल्कुल पसंद नहीं है, अभी भी 100 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, अंडर परफॉर्मर का कॉल दे रहे हैं। इनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और कोई ब्लिंकिट के वजह से कोई बड़ा मीनिंगफुल मार्जिन डायल्यूशन नहीं है। फूड डिलीवरी मार्जिन एक्सपांशन जो है वो कंसेंसस के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कम निकल के आया है और जो QIP रेस किया है कंपनी ने वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ओवरहैंग रह सकता है इस स्टॉक पे। वहीं UBS ने जोमेटो पे खरीदारी की सलाह दी हो, 320 का प्राइस टारगेट दे रहा है, खरीदारी की सलाह है। इनका कहना है कि Q2 में क्विक कॉमर्स में अगर आप देखेंगे तो जो अच्छी ग्रोथ देखने मिली थी, लेकिन फूड डिलीवरी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मॉडरेशन था। कहीं ना कहीं इसके लिए अभी भी बरकरार है, लेकिन हाँ प्राइस टारगेट 320 का है। अब बजाज फाइनेंस की बात करें तो प्राइस टारगेट कट्स आए हैं यहाँ पे। जेफरीज ने खरीदारी की सलाह दी है, प्राइस टारगेट 8620 से काट के 8400 का किया और JP मॉर्गन ने भी प्राइस टारगेट काटे हैं। ओवरवेट का कॉल है, लेकिन 8000 से काट के 7300 का दिया है। इनका कहना है कि देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इनलाइन थे नतीजे। अर्निंग्स ग्रोथ जो है FY26 से इंप्रूव हो सकती है। कॉस्ट जो है वो थोड़ा हाई था, हालांकि कंपनी ने कहा है कि यहाँ पे जो क्रेडिट कॉस्ट या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो पीक आउट हो चुके हैं। दिक्कत एक ही है दोनों ब्रोकरेज हाउसेस को, और वो है कहीं ना कहीं NPA में बढ़ोतरी। ये एक दिक्कत है जिसकी वजह से दोनों के दोनों ब्रोकरेज हाउसेस ने थोड़े बहुत अपने प्राइस टारगेट जो है उसको काटा है। ठीक है, शुक्रिया वरुण। तो बजाज फाइनेंस में टारगेट थोड़े से घटाए हैं JP मॉर्गन ने और जेफरीज ने। लेकिन जोमेटो इंटरेस्टिंग है। मैक्वारी का टारगेट 100 रुपये का अंडर परफॉर्म की रेटिंग है। हालांकि नुवामा और UBS की उस पर बुलिश व्यू बरकरार है। बाय की रेटिंग के साथ एक का टारगेट है नुवामा का 325 रुपये का और UBS का टारगेट है 320 रुपये का। तो ये हो गए आपके लिए ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स, जो अहम स्टॉक्स हैं जहां पर आज रिएक्शन निश्चित तौर पर आएगा उनको लेकर। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर कहां पर आप रखें नज़र और कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया। अजय जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बताइए आज कहां पर नजर रखनी है कमोडिटी बाजार में? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर कमोडिटी की बात करें तो पूरे मार्केट में एक काफी वॉलिटिलिटी के साथ मार्केट मूव कर रहा है। कल हमने चांदी को 1 लाख का लेवल टच करते हुए देखा डोमेस्टिक मार्केट में, वहीं सोना भी तेज होता हुआ दिखाई दिया। तो जिस ढंग से आगे देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन है और इन्वेस्टमेंट बाइंग सोने चांदी को तेज रखे। सोने में आज भी ये तेजी बरकरार रहेगी। जो 78,200 पे लेना है, 77,800 का स्टॉप लॉस लगाना है, 78,800 से 79,000 तक का लेवल दिख सकता है। वहीं चांदी की अगर बात करें, कल 1 लाख का लेवल छूने के बाद थोड़ा पुल बैक जरूर आ सकता है, बट 98,600 के करीब लिया जा सकता है। 97,600 का स्टॉप लॉस रखिए। 1 लाख का लेवल वापस रीइंटेक रहेगा। वहीं कच्चे तेल के अंदर पिछले 2 दिनों में लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी आई है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अपनी जगह पे, बट चाइना में जिस ढंग से बाइंग एक्टिविटी बढ़ी है, ये बेस मेटल को और कच्चे तेल को दोनों को सपोर्ट करी। तो 5980 पे कच्चे तेल को लेना है, 5900 का स्टॉप लॉस लगाना है, 120 का लेवल मिल जाएगा। वहीं लास्ट में बेस मेटल के अंदर कॉपर और जिंक दोनों में बाय करके चलना है, जहां पे 824 का टारगेट कॉपर में रहेगा और जिंक भी 292 तक का एक नया हाई लगाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कमोडिटीज में आपके लिए कमाई के मौके। शुक्रिया अजय आज समय देने के लिए और ये रणनीति हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। चलिए इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। एक छोटे से